नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर मोहन भाकर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज हम बीएससी फाइनल बॉटनी पेपर सेकंड का सिलेबस का जस्ट ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन देखेंगे। पेपर सेकंड है प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्यिकी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड प्लांट फिजियोलॉजी। तो इसमें यूनिट फर्स्ट में पहला टॉपिक है ओस्मोसिस, परासरण। तो ओस्मोसिस क्या होता है कि विलायक या सोलवेंट मॉलिक्यूल का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मूवमेंट होता है, वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये मूवमेंट ओस्मोसिस कहलाता है। ओस्मोसिस में सिर्फ हम विलायक के अणुओं का मूवमेंट देखेंगे, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मूवमेंट होता है। और ओस्मोसिस ही प्लांट में किसी प्रकार के वाटर या उन सब के एब्जॉर्प्शन अवशोषण उन पे मतलब ओस्मोसिस से ही डिसाइड होता है। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है कि एक सेल के अंदर जब अंदर का वाटर बाहर आ जाता है, जिससे साइटोप्लाज्म में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, और साइटोप्लाज्म एक जगह पे आके संकुचित हो जाता है। तो इस प्रकार की प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि एक्सोस्मोसिस होता है। ओस्मोसिस बाहर की तरफ मतलब वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर से बाहर की तरफ होता है, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। जब ये जस्ट रिवर्स होता है, अंदर की तरफ होता है, तब इसको बोलते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस की पूरी प्रोसेस अगर हम देखें कि जैसे ये एक बीकर है, ये एक सेल है, प्लांट सेल है, तो ये बाहर का सॉल्यूशन है, ये इसके अंदर का सॉल्यूशन है। अगर बाहर 100 ग्राम NaCl कंसंट्रेशन है, अंदर 10 ग्राम, मान लेते हैं कि अंदर 10 ग्राम NaCl है, तो बाहर वाला सॉल्यूशन ये हाई कंसंट्रेशन का है, तो ये हाइपरटोनिक हो गया, और अंदर वाला सेल के अंदर हाइपोटोनिक हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जल के अणुओं का मूवमेंट क्या होता है कि अंदर से बाहर की तरफ होता है। तो इस प्रकार की प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। जब वाटर मॉलिक्यूल अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो साइटोप्लाज्म संकुचित या कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये प्लाज्मोलाइसिस सेल का प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। और इसका जस्ट रिवर्स, अगर अंदर हाइपरटोनिक है, बाहर हाइपोटोनिक है, तब वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट बाहर से अंदर की ओर होता है। तो इस पूरी प्रोसेस को ओस्मोसिस या प्रासरण बोलते हैं। इसके अलावा है एडसोर्प्शन, जिसको बोलते हैं अधिशोषण। अगर जल के अणुओं का सिर्फ सतह पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसको बोलते हैं अधिशोषण। और एब्जॉर्प्शन अवशोषण होता है, जो सभी में समान रूप से अगर वितरित होता है तो अवशोषण। ये अंतर होता है एडसोर्प्शन एंड अवशोषण, अधिशोषण और अवशोषण में। इसके अलावा एसेंट ऑफ सैप, रसारोहण, जड़ों से जल के मॉलिक्यूल्स का जड़ों से लीफ तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, इसको कौन डिसाइड करता है, कौन से फैक्टर होते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप, इसके पीछे अलग अलग थ्योरी हैं, वो देखेंगे। इसके अलावा है कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल, जल विभव। जल विभव क्या होता है कि एक प्योर वाटर जो 100% प्योर वाटर होता है, उसका जल विभव हमेशा 0 होता है। जल विभव 0 होता है प्योर वाटर का, और जब इसमें सोल्यूट मिलते हैं तो इसके जल विभव का मान नेगेटिव हो जाता है। जल विभव का मान उसके सोल्यूट कंसंट्रेशन पे और एक सोल्यूट प्रेशर पे डिपेंड करता है। और जब प्रेशर का मान ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में ही जल विभव का मान, जब साई P का मान एक 0 से ज़्यादा होता है, तब जल विभव का मान पॉजिटिव होता है। अदरवाइज या तो जल विभव का मैक्सिमम मान हम
प्योर वाटर का मान 0 होता है, अगर उसमें सोल्यूट मिलेंगे तो 0 से कम होगा, नेगेटिव होगा। तो वाटर पोटेंशियल जल विभव भी डिसाइड करता है एसेंट ऑफ शेप को। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। जल के अणुओं का प्लांट की लीफ के स्टोमेटा के द्वारा जल के अणुओं का वाष्प के रूप में निकलना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। तो इसमें मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, उसकी मैकेनिज्म कौन डिसाइड करता है। स्टोमेटा के चारों ओर गार्ड सेल होती हैं, उसके बाद सब्सिडरी सेल होती हैं, उनका अरेंजमेंट इस आधार पर अलग अलग टाइप के स्टोमेटा होते हैं। और स्टोमेटा के अलग अलग टाइप मोनोकोट में अलग होते हैं, डाइकोट में अलग होते हैं, और उनकी मैकेनिज्म कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं कि स्टोमेटा ओपन होंगे, क्लोज होंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है। फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर के कारण ज़्यादा होता है, कौन से कारण कम होता है, एंड इट्स इम्पोर्टेंस, इसका महत्व है। रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट। मैक्रो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, माइक्रो एलिमेंट होते हैं, उनका क्या रोल होता है, कमी के कारण प्लांट में कौन सा साइड इफेक्ट या कौन सा डिजीज कोज होता है, कौन सा साइड इफेक्ट दिखता है। तो ये हम माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट के रोल देखेंगे। ये है फर्स्ट यूनिट। उसके बाद सेकंड यूनिट में फोटोसिंथेसिस। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई। तो मोस्टली क्लोरोफिल ए व बी की स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें पोरफायरिन हेड होती है, फाइटोटेल होती है। तो ये क्लोरोफिल ए और बी में क्या अंतर है, कौन से प्लांट में कौन से क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। और कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स, ये इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो सनलाइट को कैप्चर करने का काम करते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए मैन पिगमेंट होता है, और बाकी सारे एसेसरी पिगमेंट होते हैं जो लाइट को कैप्चर करके रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल ए होता है वहाँ तक लाइट को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन, ये सारा देखेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो लाइट रिएक्शन में 3 प्रोसेस होती हैं। एक तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, सेकंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, थर्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, और इस प्रोसेस के थ्रू एसिमिलेशन पावर एटीपी व एनएडीपी का फॉर्मेशन होता है। और इन एटीपी व एनएडीपी का यूज करके सेकंड जो स्टेप है, जिसको कार्बन फिक्सेशन स्टेप बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। तो वहाँ पर C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल होता है, और उनमें इस एटीपी व NADPH का यूज करके और CO2 का फिक्सेशन होता है, किसमें, C6H12O6। तो ये पूरा C3 साइकिल होता है, कैल्विन साइकिल होता है, और इस कैल्विन साइकिल में रूबिस्को एंजाइम एनवायरमेंट CO2 का फिक्सेशन करता है RUBP में, RUBP सबस्ट्रेट पे, और PGA बनता है, PG से PGL बनता है। PGL अलग अलग कोई ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, कुछ रीजनरेशन स्टेप से वापस RUMP बनते हैं। तो ये C3 साइकिल है, कैल्विन साइकिल है। इसके अलावा कुछ C4 प्लांट होते हैं, उनमें एडेप्टेशन होता है, मोर एफिशिएंट होते हैं C3 की तुलना में, क्रेंज एनाटोमी होती है। तो ये C4 प्लांट होते हैं। इसके अलावा कुछ कैम प्लांट होते हैं, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे, उनमें डे नाइट का फ़र्क होता है। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं जो रात में खुलते हैं, दिन में बंद होते हैं। उनमें डार्क में एसिडिफिकेशन होता है, डे टाइम में डी एसिडिफिकेशन होता है। तो इससे जो मैलिक एसिड बनता है वो दिन के टाइम में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट से एक मेटाबॉलिक CO2 निकलती है, और मेटाबॉलिक CO2 कैल्विन साइकिल में इंटर करके और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है। ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन, C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल, ये देखेंगे। इसके अलावा कंपेंसेशन पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ रेस्पायरेशन बराबर होता है। फोटोसिंथेसिस में CO2 कंज्यूम होता है, और रेस्पायरेशन में फोटोसिंथेसिस रिलीज होती है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब जितनी CO2 रेस्पायरेशन में रिलीज हुई, उतनी ही CO2 फोटोसिंथेसिस में कंज्यूम हो गई।
तो इस पॉइंट को बोलते हैं कंपेंसेशन पॉइंट। C4 प्लांट का ये लगभग 0 के आसपास होता है, C3 प्लांट का ये अराउंड 50 के आसपास होता है। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से फैक्टर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं ये हम देखेंगे, ये यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकेंड। इसके अलावा यूनिट थर्ड में हम देखें, यूनिट थर्ड में है रेस्पायरेशन, श्वसन। रेस्पायरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है सिंपल मोलिक्यूल CO2 एंड H2O में, और इससे एनर्जी ATP के फॉर्म में रिलीज होती है। और फोटोसिंथेसिस एक एनाबोलिक प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल CO2 एंड H2O मिलके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो दोनों प्रोसेस जस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक एक दूसरे के रिवर्स है। तो रेस्पायरेशन में हम क्या देखेंगे, ग्लाइकोलिसिस देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस पहला स्टेप है जिसमें ग्लूकोज मोलिक्यूल C6H12O6 कन्वर्ट होता है किसमें, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड पहला स्टेप है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद क्रेब्स साइकिल, पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में पायरुविक एसिड एसिटल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है, और एसिटल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है। और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में के मैट्रिक्स में चलता है, और क्रेब्स साइकिल से NADH एंड FADH2 का निर्माण होता है। ये NADH एंड FADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इंटर करते हैं, और इन NADH एंड FADH2 के जो इलेक्ट्रॉन है ये मूवमेंट से और ऑक्सीजन से H2O का निर्माण होता है। इस पूरी प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं जिनके थ्रू इनका मूवमेंट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उनका रिडक्शन होता है, जो रिलीज करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। और इस प्रोसेस में जिस मोलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और उनसे ATP का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये पूरी प्रोसेस है रेस्पायरेशन की, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS। इसके अलावा एक प्रोसेस होता है फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन या प्रकाश श्वसन, C3 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन होता है। रूबिस्को एंजाइम की जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है तो उसके कारण फोटोसिंथेसिस की रेट कम होती है, और रूबिस्को एंजाइम CO2 की तुलना में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ग्लाइकोलेट बनाता है, और इस साइकिल को C2 साइकिल भी कहते हैं। और ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कम करता है और फोटोसिंथेसिस के एसिमिलेशन पावर को भी यूज करता है, और CO2 को भी, एक मोलिक्यूल ऑफ CO2 का भी डिस्ट्रॉय करता है। फोटोसिंथेसिस एक हार्मफुल प्रोसेस, यानी फोटो रेस्पायरेशन एक हार्मफुल प्रोसेस है जो फोटोसिंथेसिस के रेट को कम करता है। फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन को अफेक्ट करने वाले अलग अलग कारक, और उसके बाद फैट सिंथेसिस एंड फैट डिग्रेडेशन। फैट का सिंथेसिस, फैट ट्राइएसिल ग्लिसरॉल होते हैं। ग्लिसरॉल मोलिक्यूल 3 फैटी एसिड मोलिक्यूल से मिलके एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के थ्रू फैट का सिंथेसिस होता है। और फैट का सिंथेसिस में जो फैटी एसिड होते हैं जिनमें 16, 18, 20, 24 कार्बन होते हैं, इस आधार पर इनके अलग अलग नाम होते हैं। और जब इन फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन होता है, फैटी एसिड का ब्रेक डाउन होता है, वो या तो अल्फा ऑक्सीडेशन से होगा या बीटा ऑक्सीडेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फैटी एसिड का डिग्रेडेशन या ब्रेकडाउन बीटा ऑक्सीडेशन से होता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड से एसिटिल कोएंजाइम A का निर्माण होगा, और ये एसिटिल कोएंजाइम A उसके बाद क्रेब्स साइकिल में एंटर करेंगे, और क्रेब्स साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलेगा। तो ये फैट सिंथेसिस एंड फैट का डिग्रेडेशन या बीटा ऑक्सीडेशन ये यूनिट थर्ड में है। उसके बाद यूनिट 4 में हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। इनमें टोटल 5 प्लांट हार्मोन है जो अपने सिलेबस में ऑक्सिन ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। एथाइलिन एकमात्र गैसीय हार्मोन है, और एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ को कम करता है, इनहिबिट करता है, सेंसेशन को इंक्रीज करता है, जीर्णता को बढ़ाता है। और बाकी ये सारे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन तीनों ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। इन हार्मोन का सिंथेसिस
किन से होता है, कौन सा पाथवे होता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं, एप्लीकेशन कौन सा बायो ऐसे है। हमें इन पांचों हार्मोन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इनका एप्लीकेशन, इनकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और इसका डिस्कवरी कैसे हुई, कौन सा इसका बायो ऐसे है, कौन से कौन सा इनका प्रिकर्सर होता है जो इनका फॉर्मेशन करता है, कौन सा इनका पाथवे होता है। तो ये पांचों हार्मोन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी क्या होता है, कुछ नॉर्मल सीड, वाइबल सीड होते हैं जिसको सभी ऑप्टिमम कंडीशन देने के बाद भी उनमें सीड का जर्मिनेशन नहीं होता और एक निश्चित समय के बाद उनमें जर्मिनेशन हो जाता है। तो इस स्टेज को बोलते हैं सीड डोरमेंसी स्टेज। और ऐसे उनके अंदर एम्ब्रियो होता है, वो वाइबल होता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सीड को जर्मिनेट होने से रोकते हैं। तो इस प्रकार के जो होता है उसको बोलते हैं सीड डोरमेंसी। बीज प्रसुप्तावस्था की, बीज प्रसुप्तावस्था में हम सीड डोरमेंसी के क्या रीजन है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सीड डोरमेंसी को तोड़ने में हेल्प करते हैं, तो ये हम देखेंगे। इसके अलावा सेंसेशन, जीर्णता, कौन कौन से हार्मोन या कौन से जीन एक निश्चित समय के बाद जीर्णता कोज करते हैं। हर प्लांट की लाइफ साइकिल में एक निश्चित स्टेज के बाद प्लांट की ग्रोथ होती है, पहले लैग स्टेज पे, उसके बाद लोग, और उसके बाद स्टेडी स्टेज में आने के बाद उनकी ग्रोथ डिक्रीज होने लगती है, तो जीर्णता आने लगती है। तो ये जीर्णता हम देखेंगे। फोटोपेरियोडिज्म, दीप्तिकालिता। दीप्तिकालिता क्या होता है कि कुछ प्लांट लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, कुछ शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। तो हर प्लांट में एक निश्चित क्रिटिकल पॉइंट होता है, उससे कम टेम्परेचर चाहिए या उससे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो इस आधार पर एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, और उससे ज़्यादा चाहिए तो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, उससे कम चाहिए तो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, कुछ डे न्यूट्रल प्लांट भी होते हैं। तो लाइट की इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन का प्लांट के फ्लोरिंग पे इफेक्ट फोटोपेरियोडिज्म कहलाता है, कि लाइट की जितनी ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक प्लांट की सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो लाइट के पीरियड का, लाइट की अवधि का पौधे के पुष्पन पे प्रभाव फोटोपेरियोडिज्म कहलाता है। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, कौन से फैक्टर होते हैं, कौन से में फ्लावरिंग होगी, अगर बीच में हम डिस्टर्बेंस दे दें, लाइट को हम अगर बीच में डिस्टर्ब कर दें तो फ्लावरिंग होगी नहीं होगी, तो ये सारे इफेक्ट हम देखें फोटोपेरियोडिज्म में। उसके बाद है वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन या वसंतीकरण, ये क्या होता है कि कुछ सीड या जर्मिनेटिंग सीड होते हैं, सीडलिंग होते हैं, उनको अगर हम लो टेम्परेचर पे या चिलिंग ट्रीटमेंट दें तो उनमें फ्लोरिंग जल्दी होता है। तो इस प्रकार के इफेक्ट को हम वसंतीकरण या वर्नेलाइजेशन कहते हैं। तो ये यूनिट 4 है, 3 है। अब यूनिट 5 में हम देखते हैं कि जो बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है, यूनिट 5 में बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट आएगा। तो इसमें सबसे पहले एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। तो इनके जनरल कैरेक्टर, एंजाइम के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन, एंजाइम को अलग अलग 6 क्लास में डिवाइड किया है। तो किस आधार पे एंजाइम की जो उसकी एक्टिविटी है उस आधार पे अलग अलग उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। मोड ऑफ एक्शन, कुछ कोफैक्टर होते हैं, कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, को एंजाइम होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये मोड ऑफ एंजाइम देखें। इसके बाद इनिबिटर, कुछ इनिबिटर होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होते हैं। तो ये इनिबिटर्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स एंड यूज ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। इनके अलावा थ्योरी दी हुई है एंजाइम के लिए, एक इंड्यूस फिट थ्योरी। तो ये अलग अलग थ्योरी पूरा पढ़ेंगे हम एंजाइम के पूरे टॉपिक में। एंजाइम वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल एंड यूज ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। थोड़ी टेक्निक्स के बारे में इस यूनिट में दिया गया है। तो इसमें हम पीएच मीटर के बारे में, पीएच का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, पीएच होता क्या है, पीएच
7 न्यूट्रल होता है। अगर OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो pH ज़्यादा होता है, H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो pH का मान कम होता है। तो pH मीटर क्या कैसे फंक्शन करता है। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है जो हाई स्पीड पर सेंट्रीफ्यूज करती है। तो कुछ जो भारी कंपोनेंट होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के होते हैं वो तैरते रहते हैं। तो ये पैलेट कहलाता है, ये सुपरनेट कहलाता है। अगर हम पूरी स्पीड के साथ उनको हम राउंड अप करें तो इस पर ये पूरी प्रोसेस कहलाती है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसमें पैलेट एंड सुपरनेट बनता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस प्रिंसिपल ये देखेंगे, कैलोरीमेट्री के बारे में देखेंगे एंड क्रोमेटोग्राफी के बारे में देखेंगे। क्रोमेटोग्राफी दो है, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी PC एंड TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि लिक्विड जो मटेरियल है आपके पास सैंपल है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट है, उनको अगर हमें सेपरेट करना है तो एक स्टेशनरी फेज होती है, स्टेशनरी फेज फिक्स स्टेशनरी फेज होती है उसमें, और एक होती है मोबाइल फेज में अपना सैंपल होता है। तो स्टेशनरी फेज से मोबाइल फेज के जो सॉल्यूशन है उसको स्टेशनरी फेज से निकाला जाता है। तो इस आधार पे साइज या तो साइज के बेस पे सेपरेट होंगे या चार्ज के बेस पे सेपरेट होंगे। तो फिक्स टाइम के बाद इन सब की अलग अलग लेयर बन जाती है और इनको हम अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को ये क्रोमेटोग्राफी के तहत आता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी होती है। तो ये है बॉटनी BSc फाइनल सेकंड पेपर जो प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, यूनिट फर्स्ट में ओस्मोसिस, वाटर पोटेंशियल, ट्रांसपायरेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। तो इसके बारे में है ट्रांसपायरेशन, मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में। यूनिट सेकंड में फोटोसिंथेसिस है, पूरी प्रोसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स एंड लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम्प साइकिल। यूनिट थर्ड में है रेस्पिरेशन जिसमें ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, फैट सिंथेसिस एंड फैट का डिग्रेडेशन। इसके बाद यूनिट 4 में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसमें ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, पांचों हार्मोन के बारे में, इनका बायोएस है, इनका यूज कैसे इफेक्ट करते हैं, इनका प्लांट के फिजियोलॉजी पर इफेक्ट। उसके बाद सीड डोरमेंसी, सेंसेशन और फोटोपेरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन, ये यूनिट 4 में। यूनिट 5 बायोकेमिस्ट्री वाले इसमें एंजाइम के बारे में पूरा पढ़ना है। इनके अलावा हमारे पास टेक्निक्स हैं जिसमें pH मेजरमेंट है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, कैलोरीमेट्री है एंड क्रोमेटोग्राफी है। ये सिलेबस है आपके सेकंड पेपर का जो प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री।